हेलो बच्चा लोग। तो भाई कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। मेरा नाम है प्रभात। क्लास 12th केमिस्ट्री में सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर के अंदर आज हम लोग बात करने वाले हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती है और इसी के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे और साथ ही साथ इसके ऊपर बेस प्रॉब्लम प्रैक्टिस भी करेंगे ताकि इस टॉपिक पर हमारा कमांड और स्ट्रांग हो पाए। अब देखो, हम लोगों ने क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में अब तक ये समझ लिया है, अच्छे से अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारी की सारी कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर के साथ रिलेट होती है। अगर आप लोगों को ये बात नहीं पता है तो इस सीरीज के जो पुराने लेक्चर्स है मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वो जरूर देख लेना, जहां पर मैंने वेपर प्रेशर के बारे में बहुत डिटेल में बात करी है और आपको ये बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे अगर किसी सोल्यूशन में अगर हम लोग सोल्यूशन बनाने के दौरान लिक्विड सॉल्वेंट में डाल दे एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जैसे कि एग्जांपल में वाटर में डाल दे हम लोग शुगर या वाटर में डाल दे हम लोग ग्लूकोज, तो वाटर एक लिक्विड है और उसमें हम डाल रहे एक नॉन वोलेटाइल यानी आसानी से ना वेपराइज होने वाला सोल्यूट जैसे ग्लूकोज या शुगर। इसकी वजह से जो हमारा लिक्विड होता है इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है एट अ गिवन टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से अलग अलग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज उसकी चेंज हो जाती हैं, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है उस लिक्विड का। नॉर्मल वाटर के बारे में अगर बात करें तो वाटर का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन जैसे ही आप उसमें शुगर डाल दोगे या ग्लूकोज डाल दोगे या यूरिया डाल दोगे कोई और सॉल्यूट ऐसा जो नॉन वोलेटाइल है, इसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, 100 से ज्यादा हो जाएगा, 100.8 101 इस तरह से उसकी वैल्यू चेंज होती है। और जितना ज्यादा सॉल्यूट डालोगे वेपर प्रेशर उतना कम होगा और वेपर प्रेशर जितना कम होता चला जाएगा हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो इस केस में अभी थी हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ही हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में। फ्रीजिंग पॉइंट जब हम ये वर्ड सुनते हैं तो हमें लगता है कि फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड फ्रीज हो रहा है और ये अंडरस्टैंडिंग कॉमन मतलब कॉमन लैंग्वेज में तो बहुत सही है, बिल्कुल सही है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिसपे कोई लिक्विड फ्रीज हो जाए, लेकिन अगर हमें साइंटिफिक वैल्यूएशन करने हैं, ठीक है, साइंटिफिक वैल्यू किसी चीज को असाइन करनी है, हमें ये समझना है कि एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट क्या है और फ्रीजिंग पॉइंट कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो अकेले इस तरह की डेफिनेशन ये देना कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पे लिक्विड फ्रीज हो जाता है ये सफिशिएंट नहीं है। तो इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट को हमने एक नए तरीके से डिफाइन करा है और ये साइंटिफिक डेफिनेशन है और आपको अपने पूरे सिलेबस में इसी डेफिनेशन को ध्यान रखना है। अब ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में आसान भाषा में तो आप ये बोल दो कोई बात नहीं, जिस टेम्परेचर पे कोई लिक्विड फ्रीज होता है वो फ्रीजिंग पॉइंट है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये टेम्परेचर कब आया हमें कैसे पता चलेगा? तो इसी को समझने के लिए हमें फ्रीजिंग पॉइंट की एक्चुअल डेफिनेशन समझनी होती है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को अगर आपको एक्चुअल डिफाइन करना है, ठीक है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट को ही पहले समझ रहे हैं। अब फ्रीजिंग पॉइंट को अगर हमें एक्चुअल में डिफाइन करना है तो फ्रीजिंग पॉइंट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे हमारे लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब सुनने में ये बात बहुत ही अजीब सी लगती है। देखो वैसे तो यहां पर फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिखी है तो पहले तो डेफिनेशन समझ लो कि दरअसल में फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी सब्सटेंस का एक्चुअल में इस तरह से डिफाइन होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पर किसी वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर उस लिक्विड का, ठीक है, वेपर प्रेशर उसी लिक्विड के सॉलिड फेस के या उसी सब्सटेंस के सॉलिड फेस के बराबर हो जाए। अब कई बार ये बात सुनते ही हमारे कानों में मतलब बड़े बड़े ढोल बजने लगते हैं कि ये क्या है, हमारे दिमाग में एकदम घंटियां बजने लगती हैं। सॉलिड का वेपर प्रेशर, लिक्विड का वेपर प्रेशर तो हम समझते हैं कि लिक्विड हर टेम्परेचर पे इवेपोरेट होता रहता है जिसकी वजह से उसका वेपर प्रेशर है। सॉलिड का वेपर प्रेशर कई बार इस मोमेंट पर बच्चों को पहली बार सुनाई देता है, पहली बार आप पढ़ रहे होते हो तो आपको लगता है कि सॉलिड का वेपर प्रेशर कैसे आ सकता है। नहीं भाई, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है। क्यों होता है? देखो, वेपर प्रेशर हर उस चीज का आएगा जो अपनी फिजिकल स्टेट को, जिस भी फिजिकल स्टेट में वो चीज दे रखी है उससे वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए। तो ट्रस्ट मी, सॉलिड्स भी लगातार कन्वर्ट होते रहते हैं वेपर में। हाँ, सॉलिड जो वेपर बनाते हैं इसका अमाउंट इतना कम होता है कि ये वेपर प्रेशर नॉर्मल जो प्रेशर डिवाइसेस होती हैं, बैरोमीटर हो गया या मान लो प्रेशर गेज हो गए, इनकी हेल्प से मेजर कर पाना बहुत मुश्किल होता है। प्रेशर गेज, बैरोमीटर ना हाई प्रेशर को मेजर करने के लिए बनाए हैं जो दरअसल में लिक्विड या फिर गैसेस अप्लाई करती हैं। सॉलिड के वेपर प्रेशर इतने कम होते हैं कि इनका वेपर प्रेशर नॉर्मल अगर आप मेजर करने चले जाओ बैरोमीटर या फिर अपने प्रेशर गेज क्या, अरे वही वाली डिवाइस जिसकी हेल्प से हम स्कूटी की हवा देखते हैं, स्कूटी के टायर की हवा देखते हैं, बाइक के टायर की हवा देखते हैं, कार के टायर की हवा देखते हैं, ठीक है, तो वो हम लोग सॉलिड का वेपर प्रेशर मेजर करने में इस्तेमाल नहीं कर पाते।
लेकिन ऐसा नहीं कि वो प्रेशर एग्जिस्ट नहीं करते, या तो आप उसके लिए उतने ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस बनाओ या फिर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर लो। तो कई बार हम मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके काम करते हैं, कई बार ऐसे सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस के साथ सॉलिड्स का वेपर प्रेशर निकाला जाता है। बट ट्रस्ट मी, सॉलिड्स का भी वेपर प्रेशर होता है, और जिस तरह से एक नॉर्मल लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाने पे उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है, ऐसे ही सॉलिड्स का भी टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर बढ़ता है। जैसे एक बात बताता हूं, आपको यह पता है कि आइस वाटर का एक सॉलिड फॉर्म है, ठीक है। अब आपको यह पता है कि आइस 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे भी लेकर जाओगे तो भी वो सॉलिड ही रहेगी। -5 पे भी सॉलिड है, -10 पे भी सॉलिड है, -20 पे भी सॉलिड है। पर अगर मान लो पहले आपके पास आइस -20 पे थी, फिर धीरे 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 उसे आप -10, -5 और 0 तक लेकर आ रहे हो। तो जैसे जैसे आप आइस का टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, भाई -20 से अगर आप 0 डिग्री तक ला रहे हो तो बेसिकली में आप उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, और टेम्परेचर बढ़ाने पे उस सॉलिड का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे अगर आप लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो यस, सॉलिड का भी वेपर प्रेशर होता है, लिक्विड का भी वेपर प्रेशर होता है, और वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर, क्योंकि देखो टेम्परेचर के चेंज होने पे वेपर प्रेशर चेंज होते हैं। अगर हम लोग सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर बढ़ेगा, और लिक्विड का टेम्परेचर घटाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर घटेगा। तो मान लो ये घटते बढ़ते घटते बढ़ते घटते बढ़ते एक ऐसा पॉइंट आ गया जब लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के साथ इंटरेक्ट कर गया, तो ये वो टेम्परेचर होगा जब वो लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये चीज ना ग्राफ की हेल्प से देखोगे तो बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग इसकी हमें स्टैब्लिश हो जाती है। तो ये आपके सामने ग्राफ है, ये ग्राफ जो इसका ऑरेंज वाला पोर्शन है ये हमारे लिक्विड सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब उस सब्सटेंस को जिसका फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है, और ये लिक्विड फॉर्म में है। तो हमें ये पता है कि जैसे अब देखो, एक्स एक्सिस में हमने लिया है टेम्परेचर, वाई एक्सिस में हमने लिया है वेपर प्रेशर। तो अगर आप एक्स एक्सिस में पीछे आओगे, धीरे 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 पीछे आते चले जाओगे, तो बेसिकली में आप टेम्परेचर कम कर रहे हो। भाई यहाँ पे मान लो अगर टेम्परेचर 60 है तो यहाँ पे 50 होगा, यहाँ 40 होगा, यहाँ 20, इस तरह से लगातार पीछे आने पे टेम्परेचर कम होगा। और सिमिलरली अगर हम लोग वाई में नीचे आएंगे तो वेपर प्रेशर कम होगा। तो आप जरा नोटिस करो, मैं इस लिक्विड सॉल्वेंट के ग्राफ पर कुछ पॉइंट प्लॉट कर रहा हूं। तो इन पॉइंट्स को जरा ध्यान से देखो। अगर आप ए पॉइंट से, मतलब ये मान लो हमारा ए पॉइंट है, ये मान लो बी पॉइंट है, ये मान लो सी पॉइंट है, तो अगर आप ए से बी और बी से सी की तरफ आ रहे हो तो आप देखो आप एक्स में पीछे आ रहे हो और साथ ही साथ वाई में नीचे जा रहे हो। एक्स में पीछे आने का मतलब इस ग्राफ के लिए ये है कि आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, यानी जब आप ए से सी की तरफ आ रहे हो तो आप इस लिक्विड का टेम्परेचर कम कर रहे हो। और आप ये नोटिस करो, लिक्विड का टेम्परेचर कम करने पे इसके वेपर प्रेशर यानी वाई की वैल्यू में क्या फर्क आ रहा है। तो आपको ये दिखाई देगा कि वाई की यानी वेपर प्रेशर की वैल्यू भी लगातार कम हो रही है। तो ये ग्राफ की हेल्प से एंटिसिपेट करना बहुत ही ज्यादा आसान है कि लिक्विड का टेम्परेचर डिक्रीज करने पर वेपर प्रेशर कम होता चला जाता है। लेकिन यही आपके पास ये फ्रोजन सॉल्वेंट है। अच्छा, ये फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब क्या है? एक्चुअल में एज ए स्टूडेंट मैं आपको एक बात बताऊं, कई बार जब हमारे सामने कई फिगर्स आते हैं या फिर मान लो कोई ग्राफ अगर हमारे सामने आता है, तो हमारी अभी तक हैबिट नहीं पड़ी होती है उस ग्राफ से सारी इंफॉर्मेशन निकालने की। हम ना ग्राफ को बड़ा ही रफली देखते हैं। ज्यादातर ग्राफ अगर हम देखते हैं तो हमारी नजर बस खास तौर पर चली जाती है कि एक्स एक्सिस में हमने क्या लिया है, वाई एक्सिस में क्या लिया है। लेकिन ग्राफ और भी क्या इंफॉर्मेशन हमें कन्वे कर रहा है, कई बार हम वो पूरा डेटा निकालते ही नहीं ग्राफ से। और हमारे एग्जामिनर्स, क्वेश्चन बनाने वाले लोग, दरअसल में यही डेटा आपको, यही डेटा से पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। तो इसीलिए आपको ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ग्राफ्स को रीड करना, उसकी सारी इंफॉर्मेशन निकालना आपको बड़े स्ट्रांगली आना चाहिए। इसीलिए मैं जब भी आपको चीजें बताता हूं, मेरी कोशिश रहती है कि ग्राफ्स और जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस हैं ये आपके पास ज्यादा हैं। क्यों? क्योंकि आप जिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आपका स्कूल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जेईई और नीट का एग्जाम हो, या जो भी आप कॉम्पिटिशन दे रहे हो, डजंट मैटर, उसमें ना ये एक बहुत ही कॉमन फैक्ट है कि बहुत सारे क्वेश्चंस ग्राफ पर बेस्ड और फिगर्स पर बेस्ड आते हैं। और अगर आपको ग्राफ्स और फिगर्स से इंफॉर्मेशन सही से निकालना नहीं आता होगा तो आप ना वहां पर चैलेंज फेस करोगे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। और ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी तो बहुत सारा चैलेंज फेस करोगे, तो नंबर अपने आप ही कम हो जाते हैं। इसीलिए आपको ना हैबिट में लाना पड़ता है ग्राफ्स को कैसे रीड करा जाता है, कैसे अंडरस्टैंडिंग होती है। तो इसीलिए मैं आपको पूरी कोशिश करता हूं कि इन सारी चीजों से रूबरू कराकर ही बात कराऊं आपको। अब देखो यहां पर फिर से अपने मुद्दे पर आते हैं। ये फ्रोजन सॉल्वेंट से बात स्टार्ट हुई थी। फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब क्या है पहले तो वो समझ लो। फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब है सेम सॉल्वेंट हमने क्या कर दिया, सॉलिड बना दिया। जैसे वाटर, तो यहां पर वाटर, अगर हम लोग मान लो वाटर के लिए ग्राफ बना रहे हैं तो ये ऑरेंज कलर वाला ग्राफ वाटर का लिक्विड फॉर्म है, और ये जो ब्लैक कलर वाला ग्राफ है
ये वाटर का आइस का फॉर्म है। तो फ्रोजन सॉल्वेंट, भाई आइस क्या है, फ्रोजन वाटर ही तो है, तो फ्रोजन सॉल्वेंट का मतलब वही हुआ। ठीक है, अब जरा इसके ग्राफ को भी हम देखें, और इसके ग्राफ में मैं लेफ्ट से राइट जाना चाहूंगा। अब मैं क्यों जा रहा हूं लेफ्ट से राइट और यहां राइट से लेफ्ट क्यों आया था, अभी आपको उसका मेन पर्पस और मोटिव समझ में आ जाएगा। बट अगर मान लो मैं इस ग्राफ में लेफ्ट से राइट जा रहा हूं, पहले इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, फिर इस पॉइंट पर, ये मान लो ए डैश पॉइंट है, ये बी डैश है, ये सी डैश है, तो मुझे दिखाई देगा ए डैश से बी डैश और बी डैश से सी डैश जाते टाइम मैं एक्स में आगे जा रहा हूं, यानी टेम्परेचर बढ़ रहा है, और वाई में ऊपर जा रहा हूं, यानी वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। तो अभी भी मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि सॉलिड्स का टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ता है, जो चीज हमें ग्राफ में दिख रही है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ा रहे हो वेपर प्रेशर वैसे वैसे बढ़ता चला जा रहा है। और मैंने लिक्विड के लिए आपको एक बात बताया था, टेम्परेचर घटाओगे तो वेपर प्रेशर घटेगा, और इसके लिए भी वही वाली बात होगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर हम लोग टेम्परेचर घटाते घटाते चले जाए तो लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होता चला जा रहा है, और सॉलिड का वेपर टेम्परेचर बढ़ाते चले जाए तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसा करते 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 ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर जा रहा है। इस पॉइंट पे जरा नोटिस करो, ब्लैक कलर वाली लाइन भी है और ऑरेंज कलर वाली लाइन भी है, दोनों मीट कर जा रही है। और अगर ये दोनों मीट कर जा रही है, इसका मतलब है ये पर्टिकुलर जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर कोई ना कोई टेम्परेचर होगा। इस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर इस सॉलिड या फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो गया। और अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब है ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर ये लिक्विड फ्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये लिक्विड लिक्विड नहीं रहेगा, इसके नीचे अगर टेम्परेचर लेकर आए तो वो सॉलिड बनने लग जाएगा और फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट को TF नॉट बोल रहे हैं हम लोग, और TF नॉट को हम लोग जान सकते हैं ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो TF नॉट को इसी नाम से जाना जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात तो आप लोगों को पकड़ में आ गई, इसको समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पर हमें तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट समझना है। अब ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या चीज है, तो मैंने आपको एक बात बताई है, किसी भी सॉल्वेंट में अगर हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, वाटर में शुगर डाल दें, ग्लूकोज डाल दें, कोई भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दें, तो इससे जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन में भी तो वाटर ही है। तो इस सोल्यूशन में जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर प्योर वाटर से कम हो जाता है। तो यहां पर एक और आपको ब्लू कलर का ग्राफ दिख रहा होगा, और अगर आपने सीरीज के सारे लेक्चर अटेंड करें, मतलब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप YouTube के जरिए सीधे इस लेक्चर पे लैंड नहीं कर रहे हैं, अभी आपने इसके सारी प्लेलिस्ट में दिए हुए सारी वीडियो देखे, और अगर नहीं देखे हैं और आपको एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट में कंफ्यूजन है, अगर आपको कंफ्यूजन है वेपर प्रेशर कैसे डिक्रीज होता है, ये सारी चीजें मैंने बहुत डिटेल में इस पर्टिकुलर चैप्टर की प्लेलिस्ट में बना रखी हैं। आपको बस यूट्यूब के सर्च बार पे इतना ही चेक करना है, इतना ही टाइप करना है कि सॉल्यूशन इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी प्लेलिस्ट बाय केमिस्ट्री कक्षा, प्रभात भैया की हेल्प से। ठीक है, तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर अगर आपके वो डाउट्स हैं देख लेना वहां पर। अदरवाइज अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं तो आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, हम लोगों ने जैसे ही सॉल्वेंट में ऐड करा सल्यूट, नॉन वोलेटाइल सल्यूट, तो इसका वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाएगा। तो अब ये सोल्यूशन का जो ग्राफ है वो प्योर लिक्विड के ग्राफ के नीचे है। हर एक पर्टिकुलर पॉइंट या हर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, अगर मैं ये टेम्परेचर ले लूं, तो लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है और जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है। उस टेम्परेचर पे मान लो ये टेम्परेचर अगर 60 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस है, तो इस लिक्विड का जो बॉइलिंग, इस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है और इसी लिक्विड के सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा कम होगा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने के बाद हमेशा कम हो जाता है, इसलिए ग्राफ नीचे शिफ्ट हो गया। अच्छा, इसमें भी वेपर प्रेशर दरअसल में निकलेगा सॉल्वेंट का ही, पर वो सॉल्वेंट प्योर नहीं है, सोल्यूशन बन चुका है, इसलिए नाम उसका सोल्यूशन बोल रहे हैं लोग। तो देखो, सोल्यूशन का भी वेपर प्रेशर वैसे ही बिहेव करेगा, भाई सोल्यूशन के अंदर भी तो है तो लिक्विड ही ना, तो लिक्विड का वेपर प्रेशर टेम्परेचर डिक्रीज करने पे कम होता है, तो सोल्यूशन में भी टेम्परेचर डिक्रीज करने पर लिक्विड का वेपर प्रेशर कम होगा। देखो ये लगातार कम होता चला जाएगा। मान लो ये हमारे पॉइंट है ए बी सी, तो ए से बी, बी से सी, अगर हम पीछे की तरफ आ रहे हैं यानी टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। तो सोल्यूशन में जो लिक्विड है उसका भी वेपर प्रेशर लगातार कम होता जाता है, कम होता जाता है, और कम होते 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 अब वो किसी लोअर प्रेशर पे मीट करेगा हमारे फ्रोजन सॉल्वेंट या सॉलिड के वेपर प्रेशर के साथ। अब ये जो ग्राफ है ब्लू कलर वाला, सोल्यूशन का ग्राफ, सोल्यूशन के वेपर प्रेशर का ग्राफ, वो कहीं नीचे जाकर मीट कर रहा है सॉलिड के वेपर प्रेशर के ग्राफ से। अब है तो सोल्यूशन में भी लिक्विड ही ना,
जैसे मान लो ये वाटर में हमने ग्लूकोज डाला है तो उसका वेपर प्रेशर कम हो गया, तो है तो इसके अंदर भी लिक्विड, ये वेपर प्रेशर बना तो वाटर का ही है, लेकिन अब वेपर प्रेशर हर बार क्या हो गया, कम। कम होने की वजह से अब वो किसी लोअर टेम्परेचर पर जाकर हमारे सॉलिड के वेपर प्रेशर के साथ मीट अप कर रहा है। अब जिस टेम्परेचर पर ये सॉलिड के वेपर प्रेशर के साथ मैच कर जाएगा, वो जो टेम्परेचर है उस पर इस सोल्यूशन के अंदर लिक्विड जो है वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि भाई फ्रीजिंग की डेफिनेशन ही क्या है, वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर से मैच कर जाए। तो अभी देखो इस सोल्यूशन के अंदर जो लिक्विड है उसका वेपर प्रेशर इस पॉइंट पर सॉलिड के वेपर प्रेशर से मीट कर रहा है, तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हमारा ये जो सोल्यूशन के अंदर लिक्विड है ये फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा और इसे बोला जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो टीएफ है ये हमारा फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है। अब यहीं पर मेरा बच्चा आप जरा इंपॉर्टेंट बात नोटिस करो, अगर ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है, तो आप छोटी सी बात नोटिस करो, टीएफ नॉट से पीछे आ रहा है और आपको मैंने बताया एक्स एक्सिस में अगर आप पीछे आओगे तो वेपर जो टेम्परेचर है वो लगातार कम होते चले जाएंगे, यानी सोल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से कम है, यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया है और सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट उससे ज्यादा है। तो इसका मतलब है फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आई है, इसीलिए हम इस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को जानते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के नाम से। लेकिन हर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की तरह से ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी भी सॉल्यूट के नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिक्विड में ऐड करने की वजह से जो वेपर प्रेशर में कमी आती है उसी की वजह से आया है। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर कम हो जाएंगे अगर आप प्योर लिक्विड के अंदर एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दोगे। अब यहां पर देखो इन दोनों टेम्परेचर के बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा और इन दोनों टेम्परेचर में ज्यादा बड़ी क्वांटिटी है टीएफ नॉट की और कम क्वांटिटी है टीएफ की। तो यहां पर हम एक टर्म डिफाइन करते हैं डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहां पर जो हमारा डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट है या जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है उसे डेल्टा टीएफ से डिनोट करेंगे और डेल्टा टीएफ हम लोग निकालेंगे टीएफ नॉट माइनस टीएफ से। आपको एक बात यहीं पर मैं फिर से समझा देता हूं, जब हम डेल्टा टीबी निकालते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं टीबी माइनस टीबी नॉट। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट बाद में रखते हैं या उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हम लोग पहले लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट के केस में ऐसा होता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट अगर सोल्यूशन का बढ़ जाएगा तो टीबी की वैल्यू ज्यादा आएगी, इसीलिए हमने टीबी को पहले रखा और टीबी नॉट को सब्ट्रैक्ट करा। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट की कहानी उल्टी है। फ्रीजिंग पॉइंट में जितना ज्यादा आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते चले जाओगे फ्रीजिंग पॉइंट उतना घटता चला जाएगा, यानी प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट से ये कम होता चला जाएगा। इसीलिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट निकालते टाइम हम लोग टीएफ नॉट यानी प्योर सॉल्वेंट के फ्रीजिंग पॉइंट में से सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस करते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वाली बात आपको समझ में आई है, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, मैं चाहूंगा आप इसे नोट डाउन कर लो। और भाई अगर आप लोगों ने अभी तक कोई फॉर्मूला नोटबुक नहीं बनाई है तो मेरी एडवाइस है कि आप ना एक फॉर्मूला नोटबुक जरूर बना के रखो, ठीक है। वो बहुत यूजफुल है आपके लिए फॉर्मूला नोटबुक, क्योंकि एक नजर मारी और सारे फॉर्मूले आप रेगुलरली रिवाइज कर सकते हो, उनके साथ टच में रहोगे। उसी फॉर्मूला नोटबुक में जो स्पेशल पॉइंट्स है, जैसे अभी भी कुछ पॉइंट्स बताए हैं मैंने, उन्हें नोट डाउन कर लो कि भाई डेल्टा टीबी के फॉर्मूले में हमें ध्यान रखना है टीबी नॉट बाद में होता है, डेल्टा टीएफ में टीएफ नॉट पहले होता है। ये छोटी छोटी चीजें आप याद रख सकते हो। यहाँ पर आपको ये बात रखना है टीएफ नॉट क्या है वो यहाँ पर मेंशन्ड है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। तो ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे बोलेंगे डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसे अगर हमें मैथमेटिकली कैलकुलेट करना है तो अभी हमें ये पता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्चुअल में डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। जितने ज्यादा सॉल्यूट पार्टिकल लोगे यानी जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन लोगे हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का, हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन के। अब कई बार बच्चों के मन में सवाल आता है सर मोलालिटी ही क्यों ले रहे हैं, हम मोलालिटी ले लें कुछ और ले लें। तो इसका जवाब हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत में दिया है। हम लोगों ने जब सोल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़े थे तो जब मैंने मोलालिटी आपको बताया था तो ये बताया था मोलालिटी का इस्तेमाल इसलिए करा जाता है ताकि टेम्परेचर के चेंज होने पर ना कॉन्सेंट्रेशन चेंज ना हो, क्योंकि मोलालिटी के फॉर्मूले में मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट आता है और टेम्परेचर को छोटा मोटा अगर चेंज करोगे तो ना तो सॉल्यूट के मोल्स चेंज होंगे ना ही सॉल्वेंट का मास। लेकिन अगर आपने मोलारिटी ले लिया आर वाला मोलारिटी कैपिटल एम, तो ना उसका फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वॉल्यूम चेंज हो सकता है, वॉल्यूम तो एक्सपैंड हो सकता है ना, हमने पढ़ा है फिजिक्स में वॉल्यूम एक्सपेंशन। उसकी वजह से वॉल्यूम अगर चेंज हो गया सोल्यूशन का तो मोलारिटी गड़बड़ हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पर हम टेम्परेचर के साथ ही काम कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कोई ऐसा कॉन्सेंट्रेशन टर्म
जो टेम्परेचर पे डिपेंड ना करे, और वो सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या मिल गया, मोलालिटी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर ये बोलते हैं कि जो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है वो मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब हम लोग को यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी डाल के इक्वालिटी लानी होती है तो हम लोग एक कांस्टेंट टर्म इस्तेमाल करते हैं विच इज केएफ, जिसे हम लोग बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट। केएफ दरअसल में सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है, अलग अलग सॉल्वेंट के लिए केएफ की वैल्यू फिक्स होती है। तो यहां पर हमारे पास अगला सॉल्वेंट, मतलब यहां पर मैं आपको बता दूं केएफ एक्चुअल में क्या है, केएफ को हम लोग बोलते हैं मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, यानी अलग अलग सॉल्वेंट के लिए डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट पर मोलल सोल्यूशन कितना होगा वो दरअसल में बताता है केएफ की वैल्यू। और मैं फिर से बता दूं ये दरअसल में प्रॉपर्टी होता है सॉल्वेंट की, तो ये बात आपको याद रखनी है कि केएफ एक्चुअल में प्रॉपर्टी है सॉल्वेंट की। दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आइडिया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को याद रहेगा। इसके बाद आगे बात करते हैं मोलालिटी, आपको पता है ठीक है। और देखो यार यहाँ पर छोटी सी गड़बड़ हो गई, मोलालिटी लिख दिया मैंने गलती से, ये मोलालिटी है ठीक है। अब आप चाहो तो इस मोलालिटी के फॉर्मूले को और एक्सपैंड कर लो, मास अपॉन मोलर मास इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट वाला फॉर्मूला कर लो, तो वो भी काम कर जाएगा। तो अगर मैं ऐसा कर दूं तो डेल्टा टीएफ का एक और फॉर्मूला बन जाएगा केएफ इनटू मास ऑफ सल्यूट। अगर हमें ये ग्राम में दे रखा है तो हम इसे डिवाइड करेंगे मोलर मास ऑफ सल्यूट से, साथ में मल्टीप्लाई होगा मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है तो मोलालिटी के कन्वर्जन के लिए न्यूमरेटर में 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा डिस्क्रिप्टिव मैनर में लिखा हुआ है, तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल भी यही फॉर्मूला होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमने मास ऑफ सल्यूट, मोलर मास ऑफ सल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट और डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, इन सबको आपस में कनेक्ट कर रखा है। तो ना इस क्वेश्चन में ज्यादा, इस पर्टिकुलर फॉर्मूले में ज्यादा वेरिएबल है। अब अगर ज्यादा वेरिएबल है, इनमें से मान लो आपको कोई भी वेरिएबल पता है, मतलब आपको ज्यादातर वेरिएबल पता है और कोई एक अननोन है, तो आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। डेल्टा टीएफ दिया है, केएफ दिया है, मोलर मास दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हो। मतलब इन यहाँ पर टोटल हमारे पास 5 ऐसी चीजें हैं जो वेरिएबल हैं, डेल्टा टीएफ, केएफ, मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इनमें से कोई भी 4 चीजें दे रखी हैं आपको, कोई भी, डजंट मैटर कौन सी दे रखी है, 5वीं निकल आएगी। और बल्कि डेल्टा टीएफ में तो 2 चीजें छुपी हैं, आपको याद है ना, डेल्टा टीएफ में 2 चीजें छुपी हुई हैं। डेल्टा टीएफ में टीएफ नॉट भी है, माइनस टीएफ भी है। तो मान लो डेल्टा टीएफ नहीं दिया है लेकिन टीएफ नॉट दिया है और बाकी टर्म दिए तो टीएफ भी निकाल सकते हो। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप अलग अलग कैलकुलेशंस कर सकते हैं, और इसका ना लैब में बहुत कॉमनली इस्तेमाल करा जाता है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट का बहुत कॉमनली इस्तेमाल करा जाता है अननोन सब्सटेंसेस के मोलर मासेस को निकालने में। और ये चीज मैं आपको आगे आने लेक्चर में बताऊंगा, समझाऊंगा, क्योंकि ना इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ना बहुत आते हैं और ना ये आपको हेल्प करता है कई सारे एक्सपेरिमेंट्स को भी कंडक्ट करने में। चलो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल ये दोनों फॉर्मूले हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे फॉर्मूले में क्या क्या चीजें एक्सप्लेन्ड है वो मैंने आपको बता दिया है। तो अभी तक मुझे उम्मीद है सारी बातें आपको समझ में आई हैं, और अगर ये सारी बातें समझ में आई हैं तो अब इसे टेस्ट भी कर लेते हैं, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देखें कितना समझ में आया। तो यहां पर हमें क्वेश्चन दे रखा है कि फ्रीजिंग पॉइंट एक सोल्यूशन का, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन प्रिपेयर्ड फ्रॉम 1.25 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड 20 ग्राम वाटर। तो हमने 20 ग्राम वाटर लिया है और एक सल्यूट लिया है 1.25 ग्राम, और उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 271.9 केल्विन। ठीक है, अच्छी बात है। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, वही मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ हमें दिया है 1.86 केल्विन पर मोल। तो हमसे कह रहा है मोलर मास ऑफ सल्यूट बताओ। मोलर मास ऑफ सल्यूट हमें बताना है। देखो किसी भी न्यूमेरिकल को अगर आपको सॉल्व करना हो तो मेरी एडवाइस है आपको, सबसे पहले ना जो भी डेटा आपको गिवन है वो डेटा नोट डाउन कर लो। जैसे जैसे आप वो डेटा नोट डाउन कर लोगे तो आप धीरे धीरे आराम से उस प्रॉब्लम को एक तरह से सॉल्व कैसे करना है उसकी अप्रोच क्लिक कर पाओगे। तो यहां पर मैं ये डेटा नोट डाउन कर रहा हूं कि मुझे गिवन क्या क्या है। तो मुझे ये बात गिवन है कि मास ऑफ सल्यूट कितना है। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब बोलने का ये होता है, एक्चुअल में ये वर्ड यहाँ पर वेस्ट नहीं है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है वाटर में डालने पर ये अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होगा, और अगर डिसोसिएट हो गया ना तो कहानी बदल जाएगी। और यही कहानी हम लोग बस आने अगले 1-2 लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं बॉन्ड ऑफ फैक्टर। अगर आप लोगों ने टर्म सुना होगा तो आपको बड़ा डर लगता होगा इस टर्म से, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे इन लेक्चर्स को सीरीज वाइज देखते चलोगे तो आपको ना बॉन्ड ऑफ फैक्टर बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। मतलब मैं एकदम फंडामेंटल लेवल से आपको बताने की कोशिश करूंगा ताकि आपके जो भी डाउट्स है बॉन्ड ऑफ फैक्टर को लेकर, वो कैसे आया, उसकी मैथमेटिक्स कैसे आएगी, सारी चीजें आराम से बताते हुए चलूंगा। तो आपको ना आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा कि बॉन्ड ऑफ फैक्टर क्या है, उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। बट फिलहाल अभी उसकी टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट हमें दिया हुआ है।
तो हमें मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 1.25, साथ ही साथ हम लोग बात कर लेते हैं मास ऑफ सॉल्वेंट की। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा 20 ग्राम। साथ ही साथ हमें इसका फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। अच्छा सॉल्वेंट का, अच्छा हमें कह रहा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। तो जरा सोचो ये टीएफ है या टीएफ नॉट है, टीएफ है या टीएफ नॉट है, क्या बोल रहे हो आप? टीएफ, टीएफ नॉट, बिल्कुल सही, टीएफ है मेरे भाई, ये सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। सोल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? 271.6 केल्विन। तो एक बात बता दूं, टीएफ नॉट ना आपको पता रहता है, एक्चुअल में वाटर का जो नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट है वो एक्चुअल में 273 ही हम लोग लेकर चलते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। तो 273 केल्विन आप लेके चलो, तो टीएफ नॉट हो गया 273 केल्विन। मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट यानी हमें केएफ और दे रखा है 1.86 केल्विन पर मोल। और आपको एक बात बताता हूं, दरअसल में ना वाटर के लिए वैल्यू फिक्स है। अगर आप वाटर के साथ डील कर रहे हो तो मैंने आपको बताया था डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट एक्चुअल में लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है, सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट यहां पर वाटर लिया है, तो वाटर की अगर ये प्रॉपर्टी है तो वाटर के लिए वैल्यू फिक्स है, तो चेंज नहीं होने वाली। आप चाहो तो इसे याद भी रख सकते हो, क्योंकि कई बार प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करता है। अच्छा अब हमें ये सारी इंफॉर्मेशन तो गिवन है, अब क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि फाइंड क्या करना है अपने को। ठीक है, तो हम लोग यहां लिख लेते हैं व्हाट वी नीड टू फाइंड। तो हमें फाइंड आउट करना है मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट यानी कैपिटल एम। तो बस इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या सोचेंगे, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें सारे टर्म आपस में रिलेट होते हो और साथ ही मोलर मास भी आता हो, ताकि मोलर मास कैलकुलेट हो जाए। तो आपको पता है ये फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? ठीक है, तो आंसर तो बहुत सिंपल है, आंसर निकालने के लिए अप्रोच तो बड़ी सिंपल है। हम लोग क्या करेंगे, सीधे डेल्टा टीएफ लेंगे, डेल्टा टीएफ हो जाएगा हमारा टीएफ नॉट माइनस टीएफ, और साथ में आएगा केएफ इंटू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और अगर ये मास ऑफ सॉल्वेंट ग्राम में दे रखा है तो आप साथ में न्यूमरेटर में 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। अब टीएफ नॉट हमें कितना गिवन है, ध्यान से देखो, टीएफ नॉट है 273 और टीएफ है 271.6। तो 273 माइनस 271.6 इज इक्वल टू केएफ हमें दे रखा है 1.86। मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट के बारे में अगर बात करें तो मास ऑफ सॉल्यूट 1.25 है, मोलर मास हमें निकालना और मास ऑफ सॉल्वेंट 20 है। तो 1.25 न्यूमरेटर में 1000 साथ में मल्टीप्लाई होगा डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें फाइंड आउट करना है, मास ऑफ सॉल्वेंट 20 दे रखा है हमें। तो अगर मुझे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड आउट करना है तो यहां पर वैल्यू आ जाएगी 1.86 इंटू 1.25 इंटू 1000। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट को मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो 273 माइनस 271.6, इसे मैं सबट्रैक्ट करके डिवाइड में भेज दूंगा। तो 273 में अगर हम लोग माइनस करें 271.6 तो हमारे पास वैल्यू क्या बच जाएगी 1.4। ठीक है, तो यहां पर आ गई वैल्यू 1.4, साथ में मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या रहेगा 20। अब आराम से इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आएगी यही हमारे मोलर मास की वैल्यू आ जाएगी, ये आ गया इंटू 50। तो 1.86 इंटू 1.25 इंटू 50, तो 1.86 इंटू 1.25 इंटू 50, ये आप निकालो, ये आएगा 23.5 और फिर फर्दर आप इसको डिवाइड कर दो 1.4 से। ठीक है, तो 1.4 से डिवाइड करोगे कुछ वैल्यू बची तो नहीं रह गई ना? अगर मैं ध्यान से देखूं सारी वैल्यूज हमने लिख दी है। ठीक है, हाँ सारी वैल्यूज लिख रखी हैं। तो यहाँ पर 20 था, कैंसल आउट हुआ, 2 से हमने लिया, ठीक है 50 हो गया ये। तो 1.6 तो हमारे पास जो आंसर आने वाला है, ठीक है, अगर हम लोग देखें हमें आंसर क्या क्या गिवन है, तो आंसर में गिवन है 105.7, यहाँ पे गिवन है 106.7, 115.3 और 98.9। तो आप ये वैल्यू कैलकुलेट करके देखो क्या क्या आ रहा है। 1.86 में हम 1.86 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1.25, तो ये लगभग आ जाएगा 2.325 और इसमें आप मल्टीप्लाई कर दो 50। ठीक है, तो ये आ जाएगा 116.25 और 116.25 में अगर आप डिवाइड कर दो 1.4 से, ठीक है, तो 1.4 से अगर आप डिवाइड करोगे तो लगभग वैल्यू 80 के मतलब 80-90 के आसपास आते हुए मिलेगी। तो 80-90 के आसपास अगर आते हुए मिलेगी तो वहां से आपको आपका आंसर मिल जाएगा। एक बार मैं देख रहा हूँ कि किसी डेटा में तो कोई गड़बड़ नहीं होगी है, सैम्पली में श्योर किसी डेटा में कोई गड़बड़ नहीं है। ठीक है, डेटा तो मैंने सारा ही सही नोट डाउन करा है। फ्रीजिंग पॉइंट, अच्छा यहाँ पर ये 271.9 है ना, ये गड़बड़ हो गई है, ये दरअसल में
271.9 है और मैंने गलती से इसे 6 नोट डाउन कर लिया है। तो अगर यहाँ पर मैं लूंगा 271.9 तो थोड़े तो चेंजेस आएंगे आंसर में। तो 271.9 लिया, 271.9 लिया तो 271.9 अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहाँ पर वैल्यू 1.4 नहीं आएगी भाई। ठीक है, अब तो ये 1.1 आ गया और अगर ये 1.1 आ गया, ठीक है, तो 1.86 इंटू 1.25 अगर हम लोग सॉल्व करें तो 1.86 इंटू 1.25, ठीक है, 1.86 इंटू 1.25 अगर हम लोग निकालें तो ये वैल्यू आ जाती है लगभग लगभग 2.325। इसमें 50 का हम लोग मल्टीप्लीकेशन कर दें, 50 का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो लगभग लगभग आएगा 116.25। अब डिवाइड करना है 1.1 से, तो 1.1 से डिवाइड करोगे तो देखो आंसर दरअसल में 116 से थोड़ा सा कम आएगा। ठीक है, आंसर 116 से थोड़ा सा कम आएगा। अगर हम लोग 116.25 में डिवाइड करें 1.1 से तो आंसर 105 के अप्रॉक्स आ जाएगा। और 105 के अप्रॉक्स हमें कौन सा आंसर दे रखा है, तो 105.7। तो हमारा ये पार्ट एक्चुअल में क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो एक छोटी सी प्रॉब्लम की वजह से, एक छोटा सा सिली मिस्टेक होने की वजह से भी आंसर गड़बड़ हो जाता है। अब वो तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो मेरे को तुरंत समझ में आने लगा कि कहीं पर तो गड़बड़ हुई है और बस डेटा का एंटिसिपेशन गलत हो गया था। वो 0.9 नोट करने की बजाय 0.6 नोट डाउन कर लिया था और पूरा का पूरा सोल्यूशन उसकी वजह से जाने वाला था। तो ना ऐसा कॉमन टाइम पे भी हो जाता है, तो बहुत ज्यादा आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है कि ऐसी कोई मिस्टेक्स ना हो। और अगर हो तो ना आपको सब मतलब आपको दरअसल में प्रैक्टिस इतनी स्ट्रॉन्ग करनी है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बताने लगे कहीं तो गड़बड़ हुई है। अब जैसे यहाँ पर मैंने डेटा नोट डाउन जो गलत करा था और मेरे कोई आंसर मैच ही नहीं कर रहे थे। अब एज अ स्टूडेंट कई बार हमसे क्या होता है, जो सबसे क्लोज आंसर आ रहा होता है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, नहीं भाई ऐसा नहीं करना होता है, ऐसा जरूरी है कि सबसे क्लोज वाला आंसर आ जाए, ऐसा नहीं है जरूरी। तो ऐसा हो सकता है कि आप देखो मिस्टेक कहाँ हुई है। तो जैसा मुझे लगा था कहीं कहीं कुछ मुझे लग रहा था डेटा गड़बड़ नोट करा है मैंने, तो इसलिए मैंने एक बार नजर दौड़ाई कि कहाँ कहाँ पे डेटा गलत नोट हो सकता है। तो आराम से देखा, अच्छा हाँ भाई ये डेटा गलत नोट था, उसको सही करते ही मेरा आंसर फटाफट क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, चलो आई होप ये वाली सारी चीजें समझ में आई हैं आपको। तो मतलब इस तरह से प्रिपरेशन करते हो चलो। और देखो ऐसे ना धक्के वक्के छोटे मोटी गलतियां वलतियां हमसे होती रहेंगी। ठीक है, और जब ये गलतियां होती हैं इन्हीं को सुधारना हमें सीखना है, ताकि हमारे फाइनल एग्जाम में हमसे ये गलतियां कम से कम हो। उस टाइम पर भी होंगी लेकिन हमें कोशिश करनी है जितनी ज्यादा रिड्यूस हो सके उतनी रिड्यूस हो पाए, क्योंकि अब आप रियलाइज कर रहे हो ना कंपटीशन बहुत तगड़ा हो चुका है। मतलब मैं आपको एक बात बताता हूँ कि 2010 के आसपास की बात बता रहा हूँ, जब मैं प्रिपरेशन के दौर में था। तो 2010 के आसपास अगर किसी स्टूडेंट के ना 250 से 250 या 250 या 260 मार्क्स जब आया करते थे ना, तो उसकी बहुत बढ़िया रैंक बना करती थी। मतलब अगर आपके जेई मेंस के उस टाइम पर, अभी तो खैर 300 का हो रहा है, तब 360 का होता था। तो ना मैं वो रेशियो मेंटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब आज के जो 250 या 250 या 260 मार्क्स हैं, वो उस टाइम के लिए अगर 360 वाले पेपर के बारे में बात करें तो वो 300 प्लस क्रॉस कर जाता, पक्की बात है। और 300 प्लस अगर कोई भी बच्चा स्कोर कर रहा होता था ना, तो उसके कॉमन आराम से रैंक ना 1000 के नीचे बन सकती थी, बनी जाती थी बल्कि। ठीक है, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरा एक स्टूडेंट है, उसके मार्क्स आए थे इस जेई वाले अटेम्प्ट में, जो इससे पहले पिछले साल गया है, मतलब 2021 में उसके आए थे लगभग लगभग 254 के आसपास मार्क्स आउट ऑफ 300। और जब 254 255 के आसपास उसके मार्क्स थे, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, या ठीक है, तो उसकी जो रैंक बनी थी वो काफी ऊंची बनी थी और काफी हाई रैंक बनी थी, 2000 2500 के आसपास। समझ रहे हो, मतलब जिस नंबर्स में पहले अंडर 1000 रैंक आया करती थी, 2500 के आसपास रैंक आ रही है वहां पर। और ये कंपटीशन ना बहुत ज्यादा मेहनत करने वाले बच्चे बढ़ाते ही चले जा रहे हैं लगातार। तो अगर हमें इनसे compete करना है तो एक आपको एक बात बताता हूँ, आप अकेले ना कंटेंट के बेसिस पे compete नहीं कर पाओगे। देखो एक्चुअल में क्या है ना, अब यूट्यूब पे आप एक मान के चलो, सब लोग वीडियो बहुत अच्छा अच्छा बना रहे हैं। मतलब देयर आर वेरी एक्सेप्शनल टीचर्स जो आपके लिए बहुत मतलब इतना गजब का कंटेंट एकदम फ्रीली अवेल करा रहे हैं। तो इसकी वजह से हो क्या रहा है, अब ये बहुत अच्छा कंटेंट ना ऑलमोस्ट सब बच्चों के पास पहुंच रहा है। पहले जमाने में क्या होता था कि कंटेंट इतना बच्चों को मिल जाए बहुत बड़ी बात है। मतलब अच्छे टीचरों की मतलब उस टाइम पे क्या थी, एक्सेसिबिलिटी कम थी। और अब ना उस टाइम पे जो बच्चा अच्छे टीचर के पास पहुंच गया, वो अगर नॉर्मल भी परफॉर्म कर रहा है तो उसकी रैंक अच्छी बन जाती थी, क्योंकि उसे कंटेंट ज्यादा पता है, उसे चीजें ज्यादा पता है, तो ना क्वेश्चन बना लेता था वो। लेकिन अब क्या है, कंटेंट, क्योंकि अब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे टीचरों के पास, मतलब सारे अच्छे टीचरों की वजह से जो यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहे हैं, सबने आपके लिए अवेल करा रखा है। तो इसकी वजह से वो तो सबको मिल रहा है ना। हर बच्चा जो हार्डवर्क करना चाह रहा है, जिसका एम है जेई नीट निकालना, वो सब पढ़ाई कर रहे हैं जम के, मतलब तोड़ फोड़ मचा के पढ़ाई कर रहे हैं।
तो ऐसे केस में होता क्या है, कंटेंट सबके पास आ रहा है, सबको अब अच्छी अच्छी चीजें सारी पता है, तो अपने आप ही कंपटीशन का लेवल बढ़ चुका है। तो अब किसी ऐसे बच्चों से हमें compete करना है ना, तो अपने अंदर की अब कमियों पे ज्यादा काम करना पड़ेगा, हमें बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। सिली मिस्टेक्स हम अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर्मूले अगर हम भूल रहे हैं तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, केमिकल रिएक्शंस अगर भूल रहे हैं तो अफोर्ड नहीं कर सकते, यूनिट कन्वर्जन में अगर मिस्टेक हो रही है तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कोई दूसरा ऐसा स्टूडेंट जरूर है जो वो नहीं कर रहा है अब, क्योंकि उसे देखो चीजें तो सारी सबको पता चल गई हैं। अब किस पे काम करना है, अपने हार्डवर्क, अपनी अपनी कमियों पे। तो जब तक अपनी कमियों पे काम नहीं करोगे तब तक ट्रस्ट मी आप बहुत अच्छा कंपटीशन क्रिएट नहीं कर पाओगे। कंपटीशन क्रिएट करने से मेरा मतलब है, जाहिर सी बात है, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, आपको रैंक अगर अच्छी तरफ लानी है तो मार्क्स बहुत फोड़ने पड़ेंगे। मतलब अगर आप जेई के लिए सीरियस हो तो मैं बताऊं, 120 130 मार्क्स ना कट ऑफ ही क्रॉस कराएंगे। रैंक हमारी इतनी हाई फाई आएगी कि हमें उसे शायद बताने में भी लोगों को थोड़ी सी झिझक महसूस हो। आपको मार्क्स लिटरली, मतलब मैं खुद बड़ा शौक था जब उस स्टूडेंट के, मतलब उसके फिजिक्स में ना 100% थे, और उसके लगातार 2 अटेम्प्ट में फिजिक्स में 100% थे। तो जब उसने मेरे को बताया कि सर मेरे 250 के आसपास मार्क्स हैं, लेकिन मेरी रैंक 2500 के आसपास है, 2000 के आसपास है, मैं बड़ा एकदम शॉक हो गया। मैंने कहा अरे यार 40-50 नंबर बस कम है फुल मार्क्स से, 300 मार्क्स का पेपर था और उसकी रैंक इतनी ज्यादा थी। तब मेरे को रियलाइज हुआ इस बात का, मतलब प्रैक्टिकल प्रूफ मिला कि मेरे भाई कंपटीशन बहुत ज्यादा हो चुका है। तो आपको भी उसी हिसाब से और ज्यादा मेहनत करनी है। अब अगर वो स्टूडेंट जो थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक्स उसने मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में करी हैं, जो क्वेश्चन सही से वो बना नहीं पाया, अगर वो बना लेता था तो डेफिनेटली उसकी रैंक और इंप्रूव होती। ठीक है, आज वो स्टूडेंट बहुत बढ़िया एकदम आईटी रुड़की के अंदर मैकेनिकल पढ़ रहा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस चीज से सरोकार रखना है भाई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब आपको कंपटीशन का लेवल अब बढ़ाना है तो अपने ऊपर ज्यादा काम करना पड़ेगा, और अपने ऊपर ज्यादा काम करने के लिए प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ना बहुत ही जल्दी मैं एक पूरा एक ऐसा सेशन लाऊंगा जिसमें हम जम के प्रैक्टिस करेंगे, और कोशिश करेंगे वो सारे लाइव सेशन ही हो, ताकि आप मेरे साथ इंटरेक्ट करके वो सारे के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करो, अपनी कमियों पे काम करो, अपनी अच्छा फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप हमारी टीम के साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बिल्कुल फ्री होकर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी की सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। हमारे साथ जरूर कनेक्ट होइए ताकि आपकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाए। ठीक है, हमारी पूरी कोशिश है कि जितना बेटर आपको बनाया जा सके, आप उतना ज्यादा बेटर करने की कोशिश करिए अपने एग्जाम में। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन तो बड़े आराम से हो गया, मुझे उम्मीद है इसको समझने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। और भाई देखो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, वो हो गई। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन और बचा है, उसको भी निपटाएंगे, ये भी क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं फटाफट। ठीक है, तो देखो उतार चढ़ाव आते रहते हैं यार, ये सब होता रहता है, और ना हमें बस जर्नी में सीधे ऊपर ऊपर जाते हुए जाना है। ठीक है, एक्चुअल में क्या होता है ना कि कई बार बच्चों को लगता है मेरी जेई और नीट की जो जर्नी है वो कुछ ऐसी सी होगी कि मैं सीखता चला जाऊंगा, सीखता चला जाऊंगा, सीखता चला जाऊंगा। ऐसा होता नहीं है कभी भी। एक्चुअल में जेई और नीट की जो जर्नी है ना, वो कुछ इस तरह से होती है कि आप ना कभी बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे किसी टॉपिक में, कभी अचानक से फिर किसी और टॉपिक में कम हो जाएंगे, फिर और अच्छे आएंगे, फिर और कम हो जाएंगे, फिर और अच्छे आएंगे, फिर और कम हो जाएंगे। ये जर्नी ऐसे चलती रहेगी। पर अगर आप एक बात नोटिस करो, पुरानी वाली स्ट्रेट लाइन में और इस जिगजैग वाली लाइन में एक कॉमन चीज आपको दिखेगी। वो कॉमन चीज क्या है? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और अगर आप हार्डवर्क करना नहीं छोड़ रहे हो तो आपका ग्राफ ऊपर चलता ही चला जा रहा है। और जर्नी कभी भी स्ट्रेट लाइन वाली नहीं रहती, ये नहीं रहेगी भाई कभी भी। जर्नी ऐसी ही रहेगी, ऊपर नीचे अप्स डाउन होते रहेंगे इस पूरी जर्नी के दौरान, और आपको बहुत ज्यादा मोटिवेटेड रहना है। और पता है मतलब इस जर्नी के दौरान ना बहुत सारे ऐसे लोग भी मिलेंगे यार जो आपसे कहेंगे कि ना तेरे से नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे। कई बार ये हमारे दोस्त होते हैं, कई बार ये हमारे रिश्तेदार होते हैं, और कई बार ये हम भी होते हैं। तो कई बार आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो आपसे बोलेंगे कि ना भाई तेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, ऐसा दरअसल में वही लोग बोलते हैं जो वो खुद नहीं कर पाए, मतलब उनसे नहीं हो पाए। ठीक है, जिन लोगों से खुद जेई नीट जैसे एग्जाम कभी नहीं निकले हैं या उन्होंने लाइफ में और कुछ नहीं कर पाए हैं, वही लोग ऐसे होते हैं जो बाकियों से बोलते हैं तुमसे नहीं हो पाएगा। तो ना अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, अपनी जर्नी को बहुत ज्यादा अमेजिंग बना के रखना है, जितना आप लर्न कर सकते हैं उतना ज्यादा लर्न करते हुए चलना है। ये बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बात मेरे भाई याद रखना, आप भी कई बार नोटिस करना कि कहीं आप खुद ये तो नहीं अपने आप से बोल रहे हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा। नहीं नहीं, कभी भी सेल्फ डाउट मत रखना, कॉन्फिडेंस रखना पूरा। चलो फिलहाल इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं फटाफट जल्दी से। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे देखते हैं। बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक 0.5 मोलल सोल्यूशन है एथिलीन ग्लाइकॉल का, वाटर में हमने उसे डिसॉल्व करा है। ठीक है, और ये एथिलीन ग्लाइकॉल एज अ कूलेंट इस्तेमाल होता है कार में।
कह रहा है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट ऑफ वाटर इज 1.86। देखो वही वाला आ गया, पुराना वाला 1.86 वाला जो हमें यूज करना है। कह रहा है द मिक्सचर शैल फ्रीज एट, मतलब बेसिकली में मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है। तो अगर मिक्सचर का फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो हम लोग सीधे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट सारी इन्फॉर्मेशन तो हम लोगों को दिख ही रही है क्या क्या है। अब मिक्सचर का अगर फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है तो हमें पता है TF नॉट माइनस TF KF 1.86 इंटू मोलालिटी के बराबर होगा। मोलालिटी कितनी दे रखी है सीधे 0.5। तो सबसे अच्छी बात है मोलालिटी दे रखी है, सीधे आप सीधे मोलालिटी रख दो। आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल ही मत करो, ये वाला फॉर्मूला की बजाय ये वाला इस्तेमाल करो, क्योंकि सीधे सीधे मोलालिटी गिवन है। बस अब ये गिवन है, इसको सॉल्व कर लो बड़े आराम से, तो क्वेश्चन तो बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब हमें निकालना है TF, तो इसके लिए TF नॉट पता होना चाहिए। अब TF नॉट एक्चुअल में है 0 डिग्री सेल्सियस, यहां पर आपको निकालना है माइनस TF 1.86.05। 0.05 का बेसिकली मतलब है 1/2, और 1/2 करोगे तो 1.86 का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो 1.86 का आप हाफ कर दो, तो 1.86 का अगर आप हाफ करोगे मेरा बेटा तो आपको वैल्यू मिलेगी 0.93, और ये आ रहा है माइनस TF की वैल्यू, बट हमें तो TF निकालना है ना। तो TF जरा ध्यान से देखो क्या आएगा, माइनस 0.93 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट। तो मुझे उम्मीद है ये डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट की सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी, इसको समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं हुई होगी। और फिर से बता रहा हूं, अगर आपने वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को ढंग से नहीं पढ़ा है या कोई और कॉन्सेप्ट ढंग से नहीं पढ़ा है इस चैप्टर से रिलेटेड, तो ना इसकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है। आप चाहो तो चैनल पे जाकर प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में सीधे जाकर देख सकते हो। और ऐसे ना बहुत सारा अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहूंगा, एकदम फंडामेंटल चीजों को बताने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको चीजें एकदम अच्छे से क्लियर हो। और एक बार अच्छे से चीजें क्लियर हो गई ना, तो ना फिर क्वेश्चन जो सॉल्व करने के तरीके वो आपको खुद आने लगेंगे, और बाकी सिली मिस्टेक्स और बाकी जो प्रॉब्लम्स होती है उन पे हम लोग साथ में पूरी जर्नी में काम करते रहेंगे, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को और एक हाई लेवल दे पाओ और बहुत अच्छा स्कोर करो। ठीक है, तो आज के सेशन में इतनी रखेंगे। आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई हैं, इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में भाई। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करिए, रिविजन करते रहिए, डाउट्स आए हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, या हमारे जितने भी हमारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं उन पर आप DM करके भी बता सकते हैं। अगर आपके प्रॉब्लम्स अच्छे लगे हमें, ठीक है, मतलब डेफिनेटली लगेंगे यार, तुम लोग इतनी पढ़ाई कर रहे हो, तो ना उनको हम लोग क्वेश्चन सॉल्यूशन के टाइम पर भी ले आएंगे विथ योर नेम कि भाई इस बच्चे ने भेजा है, ताकि दुनिया को भी पता चले कि भाई कितना कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, ये स्टूडेंट भी बहुत तगड़ी पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जम के पढ़ाई करते रहिए भाई, कॉम्पिटिशन हमें बहुत अच्छा लेके जाना है। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।